जय हिंद दोस्तों आज है 7 अप्रैल और आप देख रहे हैं डिफेंस पेंशन न्यूज एंड एनालिसिस। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस शो में मैं डिफेंस पेंशन से संबंधित लेटेस्ट पुरानी खबरें और जानकारी लेकर के आता हूं। जो आपके द्वारा सवाल किए जाते हैं उनका एनालिसिस करके उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये पॉइंट है, इन पॉइंट को कवर करूंगा आज की वीडियो में कि इन पूर्व सैनिकों को 1 लाख मिलेगा। ईसीएचएस क्या अब इनका इलाज नहीं होगा? स्पर्श ने नहीं किया आदेश का पालन, पेंशनर्स को लाखों का नुकसान, पेंशन भी रुकी और ओआरओपी भी गलत तरीके से यहां पर जो है इन्होंने एंट्री की। सीए मिलेगा दोबारा, नहीं बढ़ेगा लोन पर ब्याज, ओआरओपी मिलेगी दोबारा, पीएमआर डिसेबिलिटी दोबारा चालू होगी, नो इनकम टैक्स। तो दोस्तों इन सब चीजों को कवर करूंगा और दोस्तों जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यह खबर देख रहे होंगे कि वीर नारियों का सम्मान, दिव्यांग सैनिकों को मिले दिए स्कूटर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय में जो है स्टेशन मुख्यालय क्लेमेंट टाउन में गोल्डन डिवीजन की ओर से गुरुवार को, इसी गुरुवार की बात कर रहा हूं, क्लेमेंट टाउन में पूर्व सैनिकों की एक रैली आयोजित की गई थी जिसमें जो है पूर्व सैनिक और वीर नारियों ने दोस्तों भाग लिया। 70 सैनिक और वीर नारियों को वहां पर जो है सम्मानित किया गया और साथ ही जो है दिव्यांग पूर्व सैनिकों को ई स्कूटर प्रदान किए गए। और दोस्तों इस खबर को मैं इसलिए लेकर के आया हूं, इस पॉइंट को लेकर के कि दिव्यांग पूर्व सैनिकों को ई स्कूटर प्रदान किए गए। दोस्तों आपको जो है अपने वेलफेयर से संबंधित पॉइंट पता होने चाहिए कि क्या लागू है क्या नहीं लागू है। क्या दोस्तों आपको पता है? चलो मैं आपको लेटर भी बता देता हूं। केएसबी का 1 लाख रुपए मिलते हैं इसके। 31 मार्च 2022 का यह लेटर है, रिव्यू ऑफ वेलफेयर स्कीम फ्रॉम एएफडीएफ आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड स्कीम। जी हां, आप इसका पॉइंट नंबर बी देखिए, प्रोविजन ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट टू डिसेबल्ड ईएसएम। जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं दोस्तों उनको मिलता है 1 लाख रुपया। और किस चीज के लिए मिलता है? देखिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। पहले जो है 57,500 रुपए मिलता था, लेकिन अब इसे रिवाइज करके जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और दिस पेमेंट विल बी मेड 100% इन एडवांस। और यह जो है उनको एडवांस में मिलता है। किस चीज के लिए मिलता है दोस्तों? यह मिलता है परचेज ऑफ व्हीकल, ठीक है ना। उनको जो हैंडीकैप रहते हैं, डिसेबल्ड रहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है स्कूटी ले सकते हैं। आपको पता है डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग सी रहती है स्कूटी, या उससे इक्विपमेंट लेते हैं। तो उसके लिए आप स्कूटी ले रहे हैं, उसका इक्विपमेंट ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए जो है ऐसे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को दिए जाएंगे केएसबी की तरफ से। और दूसरी बात यह है दोस्तों, यह एडवांस में दिए जाएंगे। 100% आपको 1 लाख पहले ही दे दिए जाएंगे अगर आप अप्लाई करते हैं वहां पे, आपके खरीदने से भी पहले। लेकिन जब आपको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं तो आपको 60 दिन के अंदर, जैसे पैसे मिलते हैं तो 60 दिन के अंदर जो है वहां पर आपको कोई प्रूफ देना पड़ता है कि आपने जो है व्हीकल खरीद लिया है। और दोस्तों इसको वापस करने की जरूरत नहीं है कि 1 लाख रुपए वापस करना पड़ता नहीं, ठीक है ना। ये कोई लोन नहीं है, यह अनुदान दिया गया, ठीक है। जैसे वेलफेयर स्कीम में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट होता है और स्कॉलरशिप होती है, पेन्यूरी ग्रांट होता है, वैसे यह भी है। और इसमें चलो इसमें चल ही रहा हूं तो इसी लेटर में दूसरा पॉइंट भी बता दूं दोस्तों, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज। आपको पता होना चाहिए अगर किसी के जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, तो उनको जो है 3000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, ठीक है ना। पहले जो है अप टू हवलदार रैंक या और उनके जो है विडोज जो उनके फैमिली पेंशन है उनको दिया जाता था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके जेसीओ के लिए भी कर दिया गया है, ठीक है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में मतलब जेसीओ तक के अगर चिल्ड्रन डिसेबल्ड है 100% तो उनको 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर प्रणाम, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सर जो मरीज इमरजेंसी में एडमिट होते हैं, ज्यादा एज के कारण फिंगरप्रिंट नहीं आता है, तो क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा ईसीएचएस से या नहीं? अब दोस्तों यह सवाल क्यों पूछा? क्योंकि मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने बताया था दोस्तों कि 1 अप्रैल से अब जो है ईसीएचएस से इलाज के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस
को जो है चालू कर दिया गया है। जब इलाज होगा तो उससे पहले जो है आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा और इसके लिए 15 मई तक की भी डेट है यह पूरी प्रक्रिया करने की। और ऐसे में इन्होंने यह पूछा कि अगर किसी का बायोमेट्रिक नहीं लगता है, नहीं हो पाता ऑथेंटिकेशन, तो क्या ऐसे मरीज को जो है इलाज नहीं दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल आप इस लेटर में आप देख रहे हैं, जिस लेटर के बारे में बताया था, इसका अगर 6 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों कि इन केस ऑफ एनी इशू एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑथेंटिकेशन फिजिकली वेरीफाइंग द बेनिफिशियरी सेरेंटियल यूजिंग एनी ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट विल बी resorted to treatment will not be denied to any beneficiary unless all authentication mechanism fail to authenticate the beneficiary as the actual beneficiary। अगर जो है आपका बायोमेट्रिक या आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं भी हो पा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका इलाज नहीं कराया जाएगा। पहले तो कोशिश की जाएगी यह कराने की, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कुछ भी आपके पास जो है जो बेनिफिशियरी हैं ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो उनका जो है वेरीफाई किया जाएगा, फिजिकल वेरीफाई किया जाएगा, उनका आधार चेक किया जाएगा, उनका जो है पासपोर्ट, कुछ भी आइडेंटिफाई करके जो है यह कंफर्म किया जाएगा कि आप जो है एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं। उनको जो है इलाज से मना नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्पर्श की मनमानी। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श ने जो है अपने ही डिपार्टमेंट का आदेश नहीं माना। और क्यों नहीं माना मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर स्पर्श पीसीडीए की टीम दोस्तों अगर इस वीडियो को देख रही है तो कृपया करके जो है यह काम करिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कितनी बड़ा जो है फॉल्ट स्पर्श की तरफ से किया गया है। यह देखिए अभी भी जो है लोग पेंशनर्स के जो है मैसेज आ रहे हैं मुझे कि यह देखिए टिल डे 6 अप्रैल तक भी जो है मेरी पेंशन, मार्च की पेंशन रिसीव नहीं हुई है। अब बताइए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 2 या 3 को पेंशन आ गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं अभी भी उनकी 6 अप्रैल तक पेंशन नहीं आई है। अब देखिए इसी में मैं आपको बताता हूं, 31 जनवरी की एक पेंशन आई थी इनकी, ठीक है, इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया था या दिया भी था गलत तरीके से दिया था तो उनकी पेंशन फरवरी में रोक दी गई थी क्योंकि 31 जनवरी तक का समय था। ओके, इस चीज को मान गए कि फरवरी की पेंशन उनकी रोक दी गई, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है अब जो है स्पर्श ने सीधा कहा है, एक अलर्ट भेजा है सभी पेंशनर्स के लिए कि जिनका एनुअल आइडेंटिफिकेशन नवंबर 23 तक ड्यू था तो उसको बढ़ा करके जो है अब जून 2024 कर दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए जो है आप इंश्योर करें कि आपकी जून 24 के बाद पेंशन ना रुके। जब आपने, आपके डिपार्टमेंट ने, चाहे वो ऊपर से आया होगा, रक्षा मंत्रालय से आया हो, चाहे आपके डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि जून तक किसी की पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट के कारण नहीं रोकी जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसे भी पेंशन हैं, देखिए ये मैं आज की ही कल की पेंशन ये बता रहा हूं कि कल तक 6 तारीख तक जो है इनकी भी पेंशन नहीं आई है, जनवरी के बाद रुकी हुई है ना, जो है आप देख रहे हैं ना फरवरी में मिली है ना मार्च की पेंशन मिली है, बैठे हुए हैं, परेशान हो रखे हैं, ठीक है ना। भले ही इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया लेकिन स्पर्श ने यह ऑर्डर क्यों निकाला? जब जो है पीसीडी ने यह ऑर्डर निकाला है तो स्पर्श की टीम ने उनकी पेंशन रिलीज क्यों नहीं करी जिनके लाइफ सर्टिफिकेट के कारण रुके हुए थे। दोस्तों अगर किसी की रुकी हुई है कृपया करके स्पर्श हेल्पलाइन में बात कीजिए और उनसे जवाब मांगिए कि चलो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भी दिया था तो आप ही ने तो हमें अलर्ट भेजा हुआ है कि जून तक जो है लाइफ सर्टिफिकेट के कारण हमारी पेंशन नहीं रुकेगी, तो हमारी पेंशन क्यों रोकी गई है, इस चीज का जवाब उनसे मांगिए और अपनी जो है पेंशन रिलीज करने के लिए उनसे कहिए। आगे जो है इसी प्रकार की एक मनमानी और भी बताता हूं दोस्तों। अब देखिए मैंने एक ग्रेवांश डाली थी, पहले तो वो क्लोज कर दी गई बिना सॉल्व के, दूसरी ग्रेवांश डाली, यहाँ पर प्रोसेसिंग डेज दिखाया उन्होंने, 2 दिन में जो है इसको जो है प्रोसेस में लगा दिया गया और 15 फरवरी को डाली थी दोस्तों, ठीक है, 15 फरवरी को डाली और आज है दोस्तों 7 अप्रैल और इसको आप चेक करते हैं यह 45 दिन से ज्यादा हो चुका है। मैं वेट कर रहा था, चलो 1 महीना नहीं 45 दिन भी वेट किया कि चलो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी जो है 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, कुछ नहीं किया गया है स्पर्श की तरफ से इसमें और ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने जो है ओआरओपी जो है खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी मैं आपको बताऊं, पूरा एरियर जो है लाखों का एरियर आना था उसको जो है समाप्त कर दिया एक गलती के कारण। और गलती क्या करी, देखो पहले तो चलो इनका मैंने जो सही करवाया नायब सूबेदार रैंक आ रहा था वो कर दिया था उन्होंने, जो चीज उन्होंने सही करी है उस चीज के लिए बधाई हो, उन्होंने जो है अच्छा काम किया। लेकिन आप देख रहे हैं इनका डेट ऑफ डिस्चार्ज 31 जनवरी 2017 को ये सूबेदार साहब जो है डिस्चार्ज होते हैं। पहले तो इनकी पेंशन जो है
आ रही थी गलत 26,400, तो मैंने जब ग्रेवांश डाला था तो चलो इन्होंने जो है जल्दी इनका 31,000 कर दिया। 31,000 होती है 30 साल के सूबेदार की। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इनको कब से करी इनके लिए लागू, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ओआरओपी लागू हुई है, ओआरओपी सेकंड रिवीजन 1 जुलाई 2019 से लागू हुई है, तब से जो है आपको एरियर मिले हैं। और इन्होंने कब से करी है इनको 31,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2024। जब जनवरी में जो है इनका यह पीपीओ जारी किया गया, इनकी पेंशन सही की गई 31,000 26,400 से, तो उसी दिन से दोस्तों इन्होंने जो है इनको ओआरओपी लागू करी। अब ये बताएं क्या इनको पता नहीं है कि जो है ओआरओपी कब अब जब ये रिटायर जो है, चलो 1 जनवरी के रिटायर होते तो मानते, ये 31 जनवरी 2017 के रिटायरी हैं, 2019 से पहले के रिटायरी हैं, तो सीधी सी बात है कि 1 जुलाई 2019 से इनको लागू होता है। जब आपने पीरियड ऑफ ग्रांट ही यहाँ पे गलत कर दिया तो एरियर कहां से मिलेगा। अब मैंने जो है कल भी दोबारा इसकी ग्रेवांश डाली है और ऊपर से जो मैंने पेंशनर्स को बताया है कि आप जो है सीपी ग्राम में भी जो है आप इसकी कंप्लेंट डाल दीजिए। तो दोस्तों ये है कार्रवाई, देखिए ठीक है ना। और हम बात करते हैं कि स्पष्ट यह करेगा वह करेगा, कुछ मामलों में डिजिटल हम मानते हैं सही है, लेकिन जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां पर उनको इन चीजों को देखना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल गलतियां हैं, हमने जो है ग्रेवांश भी डाली फिर भी सही नहीं कर रहे हैं, बताओ ठीक है ना। कम से कम नजर तो पड़नी चाहिए उनकी, 2-2 3-3 बार डाल दी है, तो इस चीज को उनको देखना चाहिए। अगला जो है सर फर्स्ट क्लास का सीए एक्स सर्विसमैन दोबारा क्लेम कर सकता है क्या ड्यू टू एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कि पहली क्लास के लिए जो है दोबारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑफिस मेमोरेंडम था 14 मार्च का, मैंने आपको बताया भी था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है जिनका बच्चा एक क्लास में दोबारा जो है पढ़ने उसको उसी में एडमिशन दिया गया, तो अगर एक ही क्लास में दोबारा पढ़े हैं तो उनको जो है दोबारा से सीए या सीएजी ग्रांट दिया जाएगा। और लेकिन दोस्तों ये दिया जाएगा एकेडमिक ईयर 22 पीए 23 और 24 से, यानी कि जो अभी निकला ये खत्म हुआ है एकेडमिक ईयर, तो अगर इसमें जो है आपका चेंज हुआ है तो आप जो है दोबारा से जो है कर सकते हैं। और इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि सर नमस्ते, क्या हम 22-23 के लिए सीए क्लेम कर सकते हैं। देखो सीए एक आम भाषा है, वैसे होता है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है, ठीक है, असिस्टेंस है। सीए बेसिकली जो है सर्विंग पर्सन के लिए होता है, पर हम लोग जो है आम भाषा में सीए बोलते हैं, ठीक है, जो बच्चों के एजुकेशन के लिए ग्रांट मिलता है। तो ये 22-23 यानी कि पिछले वाले एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सर्विस में हो जाता है, 2-3 साल पुराना भी हो जाता है, लेकिन जो है एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं होता है। जो करंट एकेडमिक ईयर है आप केवल जो है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो पिछला वाला छूट गया है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे है बात दोस्तों, चलो खुशखबरी ही है कि रेपो रेट में जो है लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं, ठीक है। जो आरबीआई ने जो है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, और बदलाव नहीं किया है दोस्तों तो लोन अभी महंगे नहीं होंगे आपके, और आपकी मतलब जो अगर जिन्होंने लोन लिया है तो उनकी ईएमआई अभी नहीं बढ़ेगी। और आरबीआई ने जो रेपो रेट बरकरार रखा है वह रखा है दोस्तों 6.5% पे। अब आप सोच रहे हो, आप देखिए पिछले 7 लगातार जो है यहाँ मतलब फरवरी 2023 से जो है 6.5% यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें कोई बदलाव कम या ज्यादा नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है आपके ईएमआई पर इसका फर्क पड़ता है। तो जब जो है इस तरह जब रेपो रेट बढ़ता है तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है वो ज्यादा रेट पर लेता है, और जब बैंक आरबीआई से ज्यादा रेट पर कर्ज लेगा तो आपको भी जो लोन देगा वो ज्यादा रेट पर देगा। समझ रहे हैं आप बात को। अब स्थिर रखा है तो बैंक भी आपके जो है लोन के जो ईएमआई हैं उसको बढ़ाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ब्याज दरों को कम कर देते हैं, और जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो ऐसे में दोस्तों आपके जो लोन होते हैं वह भी जो है कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों चुनावी, आपको पता ही है चुनावी रंगों में रंगे हैं, ठीक है ना। लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब जो है घोषणा पत्र, ये क्या बोलते हैं आपका मैनिफेस्टो भी जो है इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कांग्रेस का तैयार है, और नाम दिया है इन्होंने न्याय पत्र। जी हाँ दोस्तों, हाथ बदलेगा हालात, न्याय पत्र। और यहाँ पर देख रहे हैं, और ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा है, लेकिन केवल डिफेंस से संबंधित बताऊंगा, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस। तो इसमें कई चीजें कवर की गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और दोस्तों ये बेसिकली हुआ क्यों, मैं आपको बताऊं। अभी जो है जो एक्स सर्विसमैन है उनका बड़ी चर्चा चल रही है, जो है
चुनाव के दौरान कई सभाओं में आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसी में जो है एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्साइजमैन हिमाचल प्रदेश ने भी जो है भेजा था, जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, कि जो है जो ओआरओपी का जो मुद्दा है, ओआरओपी की जो स्कीम एक्साइजमैन को दी जानी है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के हिसाब से उसको रेकमेंड किया जाना है, तो आपने जो है इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इसे शामिल करें। तो बीजेपी को भी भेजा था, जेपी नड्डा जी को, और उसी प्रकार से कांग्रेस को भी भेजा था। तो कांग्रेस ने तो अपना जो है जारी कर दिया है। अब इसमें ओआरओपी से संबंधित क्या जारी किया है, 11वां नंबर पॉइंट में बताता हूं आपको, ठीक है। इन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन विल बी इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट डेटेड 26 फरवरी 2014। तो जो यूपीए गवर्नमेंट ने उस समय 26 फरवरी 2014 को जो है जो ऑर्डर जारी किया था ओआरओपी पे, तो ये कह रहे हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग जो है इसे लागू करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर दोस्तों लागू करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने किया था, गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने किया था, तो वो तो 2015 में उसका नोटिफिकेशन निकला था, और उसका फॉर्मूला था दोस्तों कि जो है मिनिमम और मैक्सिमम का जो है एवरेज आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या है कि मैक्सिमम दिया जाएगा, ठीक है ना, जो उन्होंने लेटर निकाला था। फिर इसमें जो है सभी कवर्ड थे, जो प्री मैच्योर रिटायरी भी हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें जो है प्री मैच्योर 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पर, उनको जो है ओआरओपी से बाहर कर दिया गया, इन एलिजिबल कर दिया गया। तो ऐसे में क्या, अगर जो है यूपीए गवर्नमेंट आती है, तो उनका यह कहना है कि हम जो है ओआरओपी को दोबारा से इस प्रकार से अपने यूपीए गवर्नमेंट ने जो पहले 14 में निकाला था उसके अकॉर्डिंग लागू करेंगे। और जो एनोमलीज दैट हैव बीन अराइजन, और जो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने ओआरओपी में जो विसंगतियां की हैं इंप्लीमेंटेशन करते समय, हम उनको भी दूर करेंगे, उनको सही रेक्टिफाई करेंगे। और वी विल रिस्टोर डिसेबिलिटी पेंशन एंड मेक इट टैक्स फ्री। आपको पता है कि 2023 में जो है डिसेबिलिटी पेंशन की जगह नया नियम लागू कर दिया गया है, इंप्लीमेंट अलाउंस वाला, आपको पता ही है। तो इनका कहना है कि हम उसको जो है, जो पुरानी वाली डिसेबिलिटी पेंशन थी, हम उसको दोबारा से लागू करेंगे, और इस पर जो टैक्स लगना होता है, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों यह तो घोषणा पत्र जो है इन्होंने जारी करी है। अब हमको यह देखना है, अब देखिए इसी में जो है इनके घोषणा पत्र के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया दोस्तों कि यह न्याय पत्र नहीं, झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा का हमला, कहा अब जनता भ्रम में नहीं फंसेगी। तो दोस्तों अब हमको यह भी देखना, थोड़ा और वेट करेंगे कि क्या बीजेपी भी जो है कुछ मैनिफेस्टो में शामिल करेगी ओआरओपी या एक्साइजमेंट के मुद्दे या नहीं। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों, उन पे रिएक्ट करते हुए जो है अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि कांग्रेस हैज डन नथिंग फॉर एक्साइजमेंट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस के लिए जो है ओआरओपी का मतलब ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। देखिए कितने फुल फॉर्म बनते रहते हैं बीच में, यह भी फुल फॉर्म कईयों ने बनाया है कि मतलब ऑफिसर रैंक, और ओआरओपी का मतलब ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन। और अब देखिए चुनाव में दोस्तों एक से एक चीजें निकल करके बाहर आएंगी। तो दोस्तों आप इस चीज को यह मत समझना, ठीक है ना, मैं किसी का प्रचार या प्रसार कर रहा हूं। देखिए यह खबर है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और आपको पता भी वैसे भी लग गया हो, क्योंकि दोस्तों हम कभी थोड़ा बीजेपी का या मोदी जी का कुछ दिखाते हैं तो कई कहते हैं कि आप मोदी जी की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो है कभी हम कांग्रेस का दिखाते तो बोलते हैं आप कांग्रेस में चले गए हैं क्या। दोस्तों हम कहीं नहीं गए हैं, हमें जो है किसी पार्टी से स्पेशली जो है इस प्रकार का कोई भी प्रचार या प्रसार हम किसी के बारे में भी नहीं करेंगे। आप लोग खुद समझदार हैं इस चीज के लिए। बस हम एक ही चीज कहेंगे, वोट अपना जरूर देना। और जो हम बताएंगे आपको दोस्तों, हम केवल एक न्यूज के तौर पर ही आपको बताएंगे कि इन्होंने यह कहा है, इन्होंने यह कहा। एनालिसिस आपने करना है, आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, इस चीज के बारे में हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे दोस्तों। हाँ इतना जरूर है कि जो आप हमारे समाचार देख रहे हैं, आपको जो है अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।